The connection will be stable from here. अभी कनेक्शन स्टेबल है? यस सर। चलो, now we'll start. क्या लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? What we were discussing in polity in the last class? What were we discussing? सर रूल ऑफ लॉ डिस्कस्ड। हाँ, उसके बाद वो तो पहले लेक्चर में डिस्कस किया हमने। उसके बाद सर स्टेट हमने डिस्कस कर लिया है। स्टेट पे है बेसिकली। हमने स्टेट देख लिया। अभी हमें क्या देखना है? सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो सोवरेनिटी पे हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, पर ठीक है, हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो हमने लगभग मेजॉरिटी चीजें हमने स्टार्ट कर दी है और वी हैव कंप्लीटेड टिल we started our discussion on हमने रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ देख लिया। ठीक है, हमने लॉ के वेरिएंट्स देख लिए। इसमें हमें दो लॉ मिला, एक मिला पॉजिटिव लॉ, ठीक है, और दूसरा हमें नेचुरल लॉ मिला, पॉजिटिव लॉ एंड नेचुरल लॉ। ठीक है, we have seen this both, the positive and the natural law. And just to give you the brief of positive law, simply means the law that is made by government, ठीक है, और political, generally we can say made by political institutions or government, ठीक है, or you can say in simpler terms state. Natural law that is decided by we can say डिसाइडेड बाय नेचुरल लॉ, जो बेसिकली डिसाइडेड है वो डिसाइडेड बाय कस्टम है, ठीक है, ट्रेडिशंस है। मोर इम्पोर्टेंटली ये डिसाइडेड है आपके मोरालिटी से, और मोरालिटी से, ठीक है, विच इज द मोरालिटी विच इज टेकन बाय, और कस्टम्स और ट्रेडिशन, ये सारी चीज हम लेते हैं नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये जो बना है ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहा है, पर हमने कलेक्टिवली अंडरस्टैंड किया है इसे, ठीक है। हमारा जो आगे का पार्ट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि अगर से ये सारी चीजें जो लॉ है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, अब उसमें मेजॉरिटी थिंग्स है कि लॉ, हम क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। लॉ मेड बाय द स्टेट है तो उसे पॉजिटिव लॉ कह रहे हैं, लॉ मेड बाय द नेचर है तो उसे नेचुरल लॉ कह रहे हैं। नाउ द एरा ऑफ नेचुरल लॉ हैज बीन ओवर, ठीक है, यहाँ पे अब हम बात नहीं करते। थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। पूरी दुनिया में आज के डेट में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव लॉ का ही है, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव लॉ के केस में, ठीक है, अब हमारे पास में दो चीजें आती है, दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव लॉ, या तो हम स्टेट को ये अथॉरिटी दें, स्टेट अथॉरिटी हम दें कि वो लॉ बनाए, ठीक है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट है, या तो स्टेट को हम अथॉरिटी कंप्लीटली दे दें, या स्टेट को हम अथॉरिटी दे पार्शियली, ठीक है। दो हमारे पास में दो अप्रोच आता है, ठीक है। तो अगर हम स्टेट को, ये आइडिया प्रपोज हुआ कि स्टेट के पास में कंप्लीट अथॉरिटी है टू मेक अ लॉ, एनी काइंड ऑफ लॉ दैट स्टेट वुड लाइक टू मेक, ठीक है। ये आइडिया बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसोफर है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स से ये आइडिया हमें मिलता है, ठीक है, हॉब्स से। बेसिकली ही इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के पॉलिटिकल फिलोसोफर है। कहते हैं
स्टेट के पास लॉ जो दूसरा अप्रोच है या दूसरा जो आइडिया है हमारे पास में कि स्टेट लॉ बनाएगा या स्टेट के पास में अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी और बेसिकली अगर वो लॉ बना रहा है तो कितना लॉ बना सकता है। तो ये जो आइडिया है कि स्टेट के पास में पार्शियल अथॉरिटी है कि वो लॉ बनाए, ये आइडिया आता है एक और पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो भी 17वीं सेंचुरी के हैं, जॉन लॉक से। ठीक है, ये दोनों भी जानना, वैसे फिलोसोफर कहते क्या है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनका नाम अगर आप याद रख पाए तो इट्स गुड गुड फॉर यू पीपल। इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम दैट इज, सो इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि एज डायरेक्टली पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब एक अप्रोच है कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक द लॉ और दूसरा अप्रोच है एक पार्शियल अथॉरिटी टू मेक द लॉ। ये दोनों ही आइडिया दो अलग अलग कंसेप्ट से बाहर आते हैं, ठीक है, दोनों ही आइडिया एक कॉन्सेप्ट से बाहर आते हैं। ये भी 17वीं सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर, 17वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। अभी कोई भी नेशन ने एक वो नहीं बनाया है, क्या कहते हैं उसे, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नेशन ने अभी तक के एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया और अभी हम 17वीं सेंचुरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और 17वीं सेंचुरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दो पॉलिटिकल फिलोसोफर का बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द ऑन गोइंग डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है, जो ऑन गोइंग डिबेट और डिस्कशन है पॉलिटिक्स का आज के डेट का भी, ये यहीं से एक्चुअली इसका रूट जो है वो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये दोनों कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। अब मैं जो चीज आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि दोनों किस सिचुएशन में और किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ह्यूमन पहले आया कि स्टेट पहले आया, ये डिबेट का पार्ट है। क्या ह्यूमन पहले आता है कि स्टेट पहले आता है, ये डिबेट और डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है, और ये हमेशा से डिस्कशन है आप लोग। अब इससे एक आइडिया निकल के बाहर आता है कि ये दोनों ही लोग दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक पार्शियल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है और एक जो प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्लीट अथॉरिटी स्टेट को दे रहा है लॉ बनाने के लिए। देखो, सिचुएशन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। कंप्लीट अथॉरिटी जो दे रहा है स्टेट को लॉ बनाने के लिए, और दोनों ही पॉजिटिव लॉ के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। दोनों के केस में ऐसा है कि अगर से स्टेट ने कंप्लीट अथॉरिटी लेकर के लॉ बनाया तो उसका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि कंप्लीट अथॉरिटी पे लॉ बनेगा कैसे, ठीक है। और पार्शियल जो कह रहा है कि लॉ बनेगा, उसका बोन ऑफ कंटेंशन या आइडिया क्या है। एक्चुअली ये दोनों ही आइडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बाहर आता है, ठीक है, दोनों भी आइडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बाहर आता है और वो कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर। अब ये स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है। मान लो एक बहुत इमेजिनरी सिचुएशन है और इस सिचुएशन के तहत ये बोला जा रहा है कि आप दो लोग हैं, ठीक है, आप सोसाइटी में रह रहे हैं या आपकी लाइफ एग्जिस्टेंस में आई है, आप बर्थ लिए हैं, आप एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, लेकिन ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई समाज है, ना ही कोई रिलीजन है, कुछ भी नहीं है, नथिंग्स एग्जिस्ट, जस्ट यू एग्जिस्ट, ठीक है, खाली आप एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर का जो इमेजिनरी सिचुएशन उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द various other thing in the or conceptually understand the various other thing that we have in the polity. Generally बच्चे उठाते हैं और they start reading about the you can say many constitution start reading polity, पर वो नहीं है, इसके पीछे का आइडिया समझो कि आइडिया में था क्या, क्यों ऐसी बात बोली गई, क्या ऐसा हुआ कि उस बात के डिस्कशन को फॉरवर्ड किया गया। इमेजिनरी सिचुएशन है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
ना ही आपके पास फैमिली है, ना ही आपके पास में सोसाइटी है, ना ही आपके पास में रिलीजन है, ना ही आपके पास कल्चर है, ना ही आपके पास एथिक्स है, ना ही मोरालिटी है, ना ही स्टेट है, कोई भी, ना ही इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप जस्ट एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हो और अपने एग्जिस्टेंस में आपके पास में कुछ भी नहीं है जिस चीज को आप कह सके। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, ये सिचुएशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके पास में राइट्स अगर हैं तो कैसे हैं, और राइट्स नहीं है तो कैसे नहीं। ठीक है, राइट्स अगर हैं तो कैसे हैं, और राइट्स नहीं है तो कैसे नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, देखो, स्टेट ऑफ नेचर है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना है, इसके लिए हमने इस इमेजिनरी सिचुएशन को एग्जिस्ट कराया है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि आज जो भी समाज में हमारे पास में है, हमारे पास उसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मैन के कंडीशंस क्या होगी? ठीक है, मैन का जो कंडीशन है वो कैसा होगा? ठीक है, या ह्यूमन का कंडीशन, एंड आई विल यूज द वर्ड मैन क्योंकि वुमेन का कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन बहुत बाद में आता है और बहुत एक्चुअली में कम रहता है। ठीक है, इसमें समझने की कोशिश ये है कि ये मैन का जो कंडीशन है वो कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैन के पास में एब्सोल्यूट राइट है। क्या है? एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिस्कशन का। ठीक है, ये समझना है कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि मैन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास कोई रोक टोक नहीं है कुछ करने का। जैसे कि आज आप कुछ करने जाए तो फैमिली रोक देगी, आपके हस्बैंड रोक दे, आपके वाइफ रोक देगी, बच्चे कुछ जो है सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देंगे कि रुक जाइए, स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, ये सब सोर्स ऑफ क्या है? ये सब सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल है एक्चुअली में देखा जाए तो। दे आर सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑन यू। ये सब सोर्स ऑफ लिमिटेशन है आपके लिए। लेकिन अब जब ये कुछ भी नहीं है तो आपके पास में आपका सिचुएशन कैसा है? आपके पास सिचुएशन और आपका राइट्स जो है, राइट्स का मतलब एक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है, एनी एक्टिविटी, वो सिचुएशन आपका एब्सोल्यूट है। क्या सिचुएशन है आपका? आपका एब्सोल्यूट सिचुएशन है वो, या एब्सोल्यूट राइट का सिचुएशन है। अब दो लोगों का दो अलग अलग व्यू है। एक थॉमस हॉब का इस एब्सोल्यूटिज्म को या ह्यूमन नेचर, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है समझना कि इस एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में या एब्सोल्यूट राइट में ह्यूमन का नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर, हाउ वी आर फाइंडिंग द ह्यूमन नेचर इन दिस द इमेजिनरी सिचुएशन और इन द एब्सोल्यूट सेंस, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन वी आर हैविंग, ह्यूमन नेचर कैसा है। तो थॉमस हॉब का व्यू जो है ह्यूमन के नेचर को लेकर के नेगेटिव है, और जॉन लॉक का व्यू ह्यूमन के नेचर को लेकर के पॉजिटिव है। ह्यूमन के नेचर को लेकर के जॉन लॉक का व्यू जो है वो कैसा है? ह्यूमन नेचर जॉन लॉक के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव है। ठीक है, उसका ह्यूमन का एटीट्यूड, ह्यूमन का नेचर बहुत पॉजिटिव देखता है वो, और लॉक जो है वो नेगेटिव देख रहा है। अच्छा, दोनों का अप्रोच ह्यूमन के नेचर को लेकर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि दोनों किस सर्कमस्टांसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं या किस सर्कमस्टांसेस में दोनों का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, थॉमस हॉब के साथ में कुछ और हुआ, लॉक के साथ में कुछ और हुआ। हम उनके जो लाइफ पीरियड है हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट इज नॉट आ पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन उन्होंने कहा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हॉब के हिसाब से एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट या ह्यूमन नेचर कैसा है? ब्रूटिश है, नास्टी है, शॉर्ट है। ठीक है, मतलब ह्यूमन का नेचर कैसा है? ब्रूटिश है, बहुत ब्रिटिश टाइप का है, या बहुत डरावना है, या बहुत बार्बरिक है, नास्टी है, शॉर्ट है, मतलब ज्यादा दिन तक आप जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, आई विल टेल यू द रीजन। पर लॉक के हिसाब से ह्यूमन नेचर इज वेरी प्रोग्रेसिव। ह्यूमन आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। ठीक है, ह्यूमन इज मोर इन अ टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंट। तो थॉमस हॉब के हिसाब से ह्यूमन नेचर नेगेटिव हो गया, और लॉक के हिसाब से ह्यूमन नेचर पॉजिटिव हो गया। लॉक के हिसाब से ह्यूमन नेचर में ऐसा है कि ह्यूमन बहुत ईज गोइंग है, ह्यूमन जो है एम्पैथी रखता है। ठीक है,
अपैथी वाला सिचुएशन नहीं है। हमें ह्यूमन को बहुत प्रोग्रेसिव मानना चाहिए, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड का मानना चाहिए, वो गुडविल ऑफ द सोसाइटी सोचता है हमेशा। तो ये अप्रोच है दोनों का, ठीक है, दोनों का अलग अलग अप्रोच है। इस अलग अप्रोच के वजह से एक सोसाइटी एक स्टेट को बहुत एब्सोल्यूट पावर देगा या कंप्लीट अथॉरिटी देगा लॉ बनाने के लिए, और सबको कहेगा कि स्टेट को फॉलो करो। एक स्टेट को पावर को लिमिट करेगा, स्टेट को एग्जिस्ट कराएगा, लेकिन स्टेट के पावर को लिमिट करेगा और ये कहेगा कि स्टेट के पावर बहुत लिमिटेड होना चाहिए, कम एरिया में स्टेट को फंक्शन करना चाहिए, कम ही एरिया में स्टेट को लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग अप्रोच है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस द अनदर एस्पेक्ट। ओके, अगर आपके पास में एब्सोल्यूट राइट है तो राइट्स हमेशा जो है इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगर आपके पास में एब्सोल्यूट राइट है तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एब्सोल्यूट राइट के कॉन्टेक्स्ट में, इफ यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट दैट मींस you do not have any rights, you do not have any rights. Now this is why we are saying this, you do not have any rights, आपके पास में कोई भी राइट्स नहीं। ठीक है, कैसे? अरे भाई, अगर आपका एब्सोल्यूट राइट है तो दूसरे पर्सन का भी तो एब्सोल्यूट राइट है ना, सिर्फ आपका अकेले का एब्सोल्यूट राइट थोड़ी है, दूसरे का भी एब्सोल्यूट राइट है, तो वो भी तो अपना एब्सोल्यूट राइट एक्सरसाइज करेगा। जब वो भी अपना एब्सोल्यूट राइट एक्सरसाइज करेगा तो आपके पास कोई राइट बचेगा कि नहीं बचेगा? दैट मींस ही हैज अ राइट टू किल यू आल्सो। ठीक है, आपको किल करने का भी राइट है उसके पास। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं, कोई लॉ है नहीं, कोई क्रिमिनल पनिशमेंट है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और इसी पोजीशन को जब सबके पास एब्सोल्यूट राइट है तो इसी पोजीशन को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे कहते हैं हम नेचुरल इक्वालिटी। नेचुरल इक्वालिटी भी है आपके पास कि सभी लोग तो बराबर है। देयर इज नो डिफरेंस इन द रेस ऑल्सो, नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ द रिलीजन ऑल्सो, नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ द जेंडर ऑल्सो, नथिंग एग्जिस्ट। लेकिन ये सिचुएशन जो है एब्सोल्यूट राइट वाला सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है कि आपके पास में कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, अब जब कोई राइट आपके पास में है नहीं तो आप और सोसाइटी में आप इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब आप तन्हाई में कब तक रह लोगे? यू नीड द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी आपके मेजॉरिटी जो कंपोनेंट ऑफ योर लाइफ है या मेजॉरिटी थिंग्स इन योर लाइफ आर बीइंग फुलफिल्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, मेजॉरिटी थिंग आपकी सोसाइटी फुलफिल करेगी, और उसी मेजॉरिटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सोसाइटी के अंदर जो आपकी कौन फुलफिल करेगा? आपकी फुलफिल करेगा स्टेट भी। सो अगर दोनों का पोजीशन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, ठीक है, इन दिस पोजीशन ऑफ नेचुरल इक्वालिटी, नेचुरल और एब्सोल्यूट राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर, द स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज डोमिनेट द वीक। स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा वीक को फिजिकली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करेगा वीक को फिजिकल टर्म्स में, स्ट्रॉन्ग कंस्पायर भी करेगा वीक के अगेंस्ट में, या वीक कंस्पायर कर लेगा स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट में। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इसके लिए ये बोला गया कि इट्स बेटर टू क्रिएट द थर्ड इंस्टीट्यूशन और एन आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन। एक काम करते हैं हम लोग, एक आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन। और हम क्या करते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है, ठीक है, समाज में एक साथ रहना है, तो हम आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन बना करके उसे अपने राइट, लेट्स शेड सम ऑफ द राइट्स टू देम। इस आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन को कुछ राइट हम दे देते हैं। ठीक है, इस आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन को जनरल टर्म में कहा गया स्टेट। क्या कहा गया? स्टेट कहा गया। यहां से लॉजिकली स्टेट को डिराइव किया गया।
या स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्ट कराया गया, और स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई भी इसी वजह से कराया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, द एंटायर वर्ल्ड, यू कैनॉट फाइंड एनी कंट्री विदाउट स्टेट। हर कंट्री में स्टेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द स्टेट विल एग्जिस्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट विल एग्जिस्ट इन एनी कंट्री। यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? ये करना ही करना है, आप इसे डेविएट नहीं हो सकते हैं। अब वो स्टेट में ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन नेगेटिव अप्रोच होने के वजह से थॉमस हॉब स्टेट को एब्सोल्यूट बना देगा, ठीक है। और लॉक स्टेट को क्या बनाएगा? लॉक एब्सोल्यूट पावर देगा और लॉक स्टेट को लिमिटेड पावर देगा। वाई? ये दोनों में डिफरेंस है, ये एब्सोल्यूट पावर दे रहा है, ये लिमिटेड पावर दे रहा है। दोनों का अप्रोच अलग अलग है, ठीक है। अप्रोच क्या है? एब्सोल्यूट पावर जो स्टेट को दे रहा है हॉब्स, वो ये बात को कह के दे रहा है कि ह्यूमन आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन की लाइफ स्टेट ऑफ नेचर में बहुत नेस्टी है, बहुत ब्रूटल है। ह्यूमन आर बॉर्न फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट ओनली। तो स्टेट ही डिसाइड कर सकता है कि ह्यूमन का सेल्फ इंटरेस्ट किस हद तक के हम रोक सकते हैं या किस हद तक के हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। ह्यूमन का इंटरेस्ट, ह्यूमन हमेशा प्लेजर की तरफ मूव करेगा, हैप्पीनेस की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और उस परसूट ऑफ हैप्पीनेस में, ठीक है, ह्यूमन कुछ भी करेगा। तो स्टेट ही डिसाइड करे कि ह्यूमन को कितना हैप्पीनेस मिले या कितनी एक्टिविटी उसे अलाउड हो कि वो अपनी लाइफ को जी सके। ये अप्रोच स्टेट का नहीं है, लॉक का नहीं है। लॉक क्या कहना चाह रहा है कि देखो, स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत हैप्पीली जी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जीने में, ठीक है। लोग आपस में एक्सचेंज करके चीजों को जी लेते हैं। लोग, the people can understand the needs of the others also. And who is the state to limit their activity? स्टेट कौन होता है लिमिट करने के लिए एक्टिविटी? स्टेट कोई भी नहीं है ना लिमिट करने के लिए एक्टिविटी। स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो स्टेट का रोल ह्यूमन के लिए कम होना चाहिए, मतलब ह्यूमन के लाइफ में कम होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में बहुत ज्यादा एनलाइटन है। उसे पता है उसके अपने के लिए क्या अच्छा है और दूसरों के लिए क्या अच्छा है। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है इसका, ठीक है, लॉक का, ठीक है। दिस आइडिया ऑफ लॉक gives the birth to a very important concept that we have in this world right now, and that is लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के आइडिया को बर्थ देता है ये। इसी के लिए लॉक को ये भी कहा जाता है कि इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनफैक्ट यही आइडिया, लिबरलिज्म का आइडिया, स्टेट को या इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा एम्पावर करता है। इसी के लिए, इस वजह से लॉक को फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इसी कॉन्टेक्स्ट कि स्टेट के रोल को बहुत ज्यादा कम कर दिया इसने। स्टेट को बोला कि आपकी एक्टिविटी सिर्फ इतनी है कि आप, बेसिकली लिबरलिज्म का जो आइडिया देना था वो इकोनॉमी से ले करके हमने उसे किसमें दिया? पॉलिटिकल में दिया। आइडिया ऑफ लिबरलिज्म वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल इज दैट इंडिविजुअल हैज ऑल द राइट टू परस्यूट देयर गोल, ठीक है, सारी राइट है उनके पास में कि वो अपने गोल को परस्यू कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? okay, this gives the birth to the idea of liberalism. This gives to the birth of the idea of, इसी लिबरलिज्म से आइडिया आता है नेचुरल राइट्स का। नेचुरल राइट्स, दैट्स कि स्टेट के पास, इंडिविजुअल के पास में
कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो उससे कोई भी नहीं ले सकता है. There are certain natural rights that cannot be taken away by anyone. वो कोई भी नहीं ले सकता है. And what are these natural rights according to Locke? It is right to liberty, right to freedom, and the third is right to property. ये तीन राइट स्टेट लॉक ने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया. किसका? इंडिविजुअल का. कि स्टेट इस पे लॉ नहीं बना सकता, बाकी स्टेट किसी भी लॉ बना दी जाएगी. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. लिबर्टी, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, these are the three right that is known as natural right. देखो, पहले नेचुरल राइट आएगा, फिर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आएगा. ये तीनों अलग अलग टाइम पे आएगा. ठीक है. नेचुरल राइट से बिगिनिंग होगी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ. ठीक है. नेचुरल राइट के वजह से स्टेट का पावर टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स आर लिमिटेड. इसी से इंस्पायर्ड होंगे कौन? अमेरिकन्स. इसी से इंस्पायर होकर के अमेरिकन्स एक कॉन्सेप्ट और लाएंगे जो इट विल बी इंस्पायर्ड बाय लिबरलिज्म, एंड दे अंडरस्टैंड दैट द नेचुरल राइट इज इनसफिशिएंट फॉर द प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग or to develop human. So they will brought a new concept that is known as fundamental rights. Fundamental rights. And these fundamental rights will be written in the form of Bill of Rights. Bill of Rights. ठीक है. Bill of Rights in US Constitution. कौन सा है? 1979 कि 1976? यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 1979 में या 1976 में? टेल मी, बोलो. अरे भाई बताओ. You people are allowed to unmute, right? आपको अलाउ किया है ना अनम्यूट करने के लिए? $1789. 1789 गूगल कर लो. मतलब कोई मैं थोड़ी तुम्हारा एग्जाम लेने बैठा हूँ. Sir, it's 89, sir. 89. Yes, sir. इंडिपेंडेंस कब मिला? '83 Treaty of Paris. ट्रीटी ऑफ पेरिस 1883. 1883. 1876 में और डिक्लेयर किए थे. 1776, sir. They have declared in 1776 in first Philadelphia Convention, but they had not ousted all the Britishers by then. They got independence by Treaty of Paris 1783. 1783 में. Yes, तो sir. इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ? 1789. करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट. 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, और बिल ऑफ राइट का आइडिया पहली बार एग्जिस्ट करता है. अच्छा, इस बात से अंडरस्टैंड करने से दो कि ये पहली कंट्री बनेगी जो डेमोक्रेटिक बन जाएगी. पहली कंट्री जो डेमोक्रेटिक बनेगी. लेकिन अगर हम वैसे देखें तो यूएस इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्म अ डेमोक्रेसी. यूएस पहली कंट्री नहीं है जिसे डेमोक्रेसी मिली थी. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहली डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है. यूएस पहली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. इससे पहले भी कंट्री डेमोक्रेटिक रही है.
एक कंट्री इससे पहले भी डेमोक्रेटिक रही है और उस कंट्री का क्या नाम है? उस कंट्री का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन अगर से डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट है, फंडामेंटल राइट्स एक एलिमेंट है, तो ब्रिटेन के अंदर फंडामेंटल राइट है या नहीं है? सर इसे रिटन फॉर्म में नहीं है, बट काफी सारे बिल्स एंड मैग्ना कार्टा वगैरह से है, राइट्स हैं उनके पास, बट इसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फॉर्म में नहीं है कि कहीं एक जगह अरेंज्ड हो। बाय कन्वेंशन। मेरा सिंपल सवाल है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है? वो छोड़ो, फंडामेंटल राइट है या नहीं है? सर है फंडामेंटल राइट्स। सर नहीं है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, सो दे कैन टेक। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है तो फंडामेंटल राइट नहीं है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है तो फंडामेंटल राइट है या नहीं है? सर अगर ऐसा देखा जाएगा तो नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनीवन। जैसे It is हमारे not इधर protected by- फंडामेंटल राइट्स इज प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड और रिटन एनीवेयर। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड से कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट हाँ दे हैव राइट्स। They have rights but not the fundamental rights. यस सर। If I say they do not have rights, do you agree with me? नो सर। No, sir. No. Okay. Who agrees with me? कौन एग्री करेगा मेरे साथ में अगर मैं इस बात को बोलूं कि सर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये राइट्स ही नहीं है उनके पास? तो आप लोग एग्री नहीं करेंगे, ठीक है? राइट्स नहीं है, चलो ठीक है, मैं भी एग्री नहीं करता कि राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास राइट्स नहीं है, उनके पास राइट्स हैं, ठीक है? अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, इस आर्ग्यूमेंट को और आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ाता हूं। दे हैव द राइट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? करेक्ट। एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ दे हैव द राइट, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? कौन एग्री कर रहा है, कौन नहीं एग्री कर रहा है कि जैसा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वैसा राइट्स है उनके पास में? अगर प्रोसीजर उसके बारे में, लॉ उसके बारे में बात नहीं करेगा तो उनके पास वो राइट नहीं है। हाँ सर, अग्री है, ऐसा ही है। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कहना चाह रहे हो? आई सर एग्री। ऐसा ही है सर, अग्री। अग्री, ऐसा ही है, ठीक है? तो इंडिया के आर्टिकल 21 के अंदर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो यहां की फंडामेंटल राइट है। यहां क्यों फंडामेंटल राइट्स है? यहां पे भी तो यही बात है ना कि एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। So because of Article 32, our fundamental rights are protected by Supreme Court. We can move to Supreme Court anytime on the violation of fundamental rights, but Britain में ऐसा नहीं है. नहीं, The rights are not protected by. 32 के अंदर नहीं, 13 के। नहीं सर, इंडिया में सर सोवरेन तो पीपल है ना, पीपल का इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्यों यूज किया गया है? Sir, sorry, but I didn't get your question. आर्टिकल 21 प्रोसीजर, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें समझ में आ गया है। बिल ऑफ राइट वहां पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है? वहां पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि यू शुड बी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट हो। मैंने कहा कि मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है, ठीक है? या यूके के अंदर, यूके में पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो यूके के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये फालतू की बकवास है, ठीक है? मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन या तो होता है या तो नहीं होता है, ठीक है?
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब वहां पे हर लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन का मतलब ये कि सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उसको अनरिटन कह रहे हैं। ठीक है, एक अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, उस पर डिस्कशन और डिबेट नहीं है हमारा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में फंडामेंटल राइट्स नहीं है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के अंदर, पर राइट्स हैं। लेकिन वो राइट्स ऐसे हैं कि दे हैव द राइट्स एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये बात पे आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ में कि जैसा लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेगा राइट्स वैसे ही मिलेंगे। ठीक के अंदर भी ये बात कही गई है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। ठीक है, यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, लेकिन ठीक है, समझ रहे हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग के पास, जैसे कि वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होने के वजह से अमेरिकन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो वर्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, तो जैसा लॉ ने प्रोसीजर बनाया है या जैसा लॉ कह रहा है, आपको राइट्स वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब योर राइट्स इज सबऑर्डिनेटेड टू द लॉ, राइट्स इज सबऑर्डिनेटेड टू लॉ एंड राइट्स इट सब्जेक्टेड टू लॉ। राइट सब्जेक्टेड टू लॉ भी है और सबऑर्डिनेटेड टू लॉ भी है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, जो इंस्टीट्यूशन लॉ बना रही है, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन इट इज पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट इज मेकिंग द लॉ, सो पार्लियामेंट बिकम्स सुप्रीम। तो राइट्स होता है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, ये सुप्रीम हो गई अगेंस्ट इंडिविजुअल। ओके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की वजह से ये क्या हो रही है, सुप्रीम हो रही है। अब मुझे ये बताओ, वेट अ मिनट, लेट मी टेक द डार्क वन। ये बताओ मुझे, ये सुप्रीम तो हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम बना दिया गया अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो आप देखिए कि ह्यूमन सुप्रीम नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल सुप्रीम है, सॉरी इंस्टीट्यूशन सुप्रीम है, एक इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है। किसके, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। कहां पे फॉलो होता है जो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यूके में। इसी के लिए यूके में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। समझ रही है बात, समझ में आई बात, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन द यूके। यूके वी हैव द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जैसा लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेगा, आपको राइट्स वैसे ही मिलेगा। आपके पास अपने कोई राइट्स नहीं है जब तक कि लॉ उस बात को कह ना दे, ठीक है, कि ये राइट्स है। या आप राइट्स, लॉ नहीं है उस पर तो राइट आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन जैसे ही लॉ बनेगा तो आप ये बात नहीं कहेंगे कि देखो ये लॉ तुमने बना दिया, ये मेरे राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है जहां पे आप सुप्रीम है, यू आर सुप्रीम। ठीक है, you are supreme as an individual, you are supreme as an individual, your rights are supreme as an individual, your rights are supreme. You getting my point? As an individual your rights are supreme. So we have another concept for that, and that is people's sovereignty. people's sovereignty है। ठीक है, तो यहां पे जो हमें मिला वो मिला एक इंस्टीट्यूशन, institutional sovereignty. ठीक है, that means the parliamentary sovereignty, parliamentary sovereignty। ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हो गई, यहां पे पीपल सोवरेनिटी है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अगर आप गौर से देखोगे तो ये किसके आइडिया को एम्फसाइज कर रहा है? क्या ये इसको एम्फसाइज नहीं कर रहा है कि ये एब्सोल्यूट पावर में है? ठीक है, Yes, sir. है ना?
तो क्या ये हॉब्स के आइडिया को एम्फसाइज नहीं कर रहा है? हॉब्स के आइडिया को एम्फसाइज कर रहा है? या Yes, sir. वहां पे जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, हु इज दिस? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। वहां पे जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो हॉब के हिसाब से है, और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी है, ठीक है, अनरिटन फॉर्म में है, वहां लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अनरिटन फॉर्म में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएस में, जब हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, ये बना जिसमें पीपल को हमने सोवरेन बनाया, पावर ऑफ लॉ हमने लिमिट किया, तो हमने किसके हिसाब से बनाया? हमने लॉ के हिसाब से बनाया। तो वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन कंट्री विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद एन आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक आइडिया फंडामेंटल राइट्स का, वो कहां से बिगिन होगा? वो बिगिन होता है लॉ के आइडिया से। और एक आइडिया जो हॉब के आइडिया से है, एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो हॉब के आइडिया से है, वो है यूके। इसी के लिए यूके को लोगों ने नहीं बनाया। यूके एज अ कंट्री इज नॉट क्रिएटेड बाय द पीपल। यूके एज अ कंट्री इज क्रिएटेड बाय द, फर्स्ट इट वाज क्रिएटेड बाय द किंग, इट वाज मोनार्क। इंग्लैंड मोनार्क, वो मोनार्क था। उस मोनार्क ने अपनी पावर शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, और वो पावर ट्रांसफर करते करते बाय ग्लोरियस रेवोल्यूशन, देयर वाज अ पीस ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 17th century 1688 में। बाय द ग्लोरियस रेवोल्यूशन देयर वाज अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल। People were not to the people, but to the institution where the people is represented. इसीलिए इंग्लैंड is not created by the people, but it is created by the monarch, the king, the queen. और किंग और क्वीन की कहानी अलग है वहां पे, ठीक है, but we'll say to it that it's a monarch. इसी के लिए मोनार्क कभी खत्म ही नहीं हुआ इंग्लैंड से, और कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि मोनार्क को लोगों ने नहीं बनाया। मोनार्क ने बनाया बाद में लोगों, मोनार्क ने पहले कंट्री बनाई, बाद में लोगों को उसके अंदर बसाया। मतलब ये आइडिया है, ठीक है। रियलिटी क्या है, दैट इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट, पर आपके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफी है। अब इंग्लैंड, अब यूएस वाज नॉट अ कंट्री। यूएस एज अ कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस because of the efforts of the people, है ना। US as a country came into existence, that was because of the people. People के एफर्ट से लोगों ने कंट्री बनाई। जब लोगों ने कंट्री बनाई तो लोगों ने ये सोचा होगा कि अब ये कंट्री तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ये चलेगी कैसे? How this country is going to run? How we are going to run this country? What is the mechanism that we are going to use to run this country? ठीक है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, लेट्स हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेट आस्क द पीपल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई लोग ही नेशन बना रहे हैं, तो ऐसा करते हैं लोगों से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लेते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्टिल एनीबडी हैव द क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बोलो, मतलब क्वेश्चन क्या है बताओ। सर जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन वाला, दैट इज इन अ वे अ डिक्टेटरशिप। और जो हॉब्स बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप? हाँ सर, डिक्टेटरशिप ही तो हुई ना, आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन। यू आर गिविंग एब्सोल्यूट पावर टू अ इंस्टीट्यूशन, तो वो डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या हुआ? एंड हॉब्स ने बोला कि जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा ड्राइव है एंड दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स अ प्लेजर। तो आप जिन्हें पावर दोगे तो दे कैन आल्सो कैन वर्क इन द सेल्फ इंटरेस्ट।
No, you repeat your question, please. I'm not able to understand your question. सर आई एम सेइंग इन अ वे हॉब्स जो है वो डिक्टेटरशिप का ही तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं. ही इज मेकिंग Dictatorship is the rule of individual. बट सर एक डिक्टेटरशिप टाइप का इंस्टीट्यूशन ही तो बना रहे हैं वो. Institution बना रहे हैं और institution में individual नहीं होता है, but it is a collective decision. इसी के लिए उसके अंदर जो पैरामीटर्स सेट हुए हैं कि वो इंस्टीट्यूशन डिक्टेटरशिप में न टर्न हो जाए, वो इंस्टीट्यूशन डिक्टेटरशिप में ना टर्न हो जाए. इसी के लिए वहां पे कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उस कॉन्सेप्ट के अंदर या पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ में ये रोल है प्राइम मिनिस्टर का कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, उन्होंने बहुत केयरफुली उसे डिजाइन किया है कि पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, पावर एक जगह पे चला ना जाए, पावर एक इंडिविजुअल के पास ना चले जाए गलती से. ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया है, उन्होंने उसके लिए पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बनाया और प्राइम मिनिस्टर को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. इसी के लिए इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूट दिखता है. ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैसा दिखता है, एब्सोल्यूट दिखता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कैसा, अभी भी मोनार्क है. इसलिए उन्होंने मोनार्क के पोजीशन को कभी डाइल्यूट ही नहीं किया, मतलब मोनार्क के पोजीशन को हटाया ही नहीं उन्होंने. यू गेटिंग माय पॉइंट? मोनार्क का पोजीशन कभी हटा ही नहीं वहां से. इसके पीछे रीजन ये है कि डिक्टेटर इंस्टीट्यूशन को आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट है, तो इंस्टीट्यूशन कैन फंक्शन लाइक अ डिक्टेटोरियल. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है. तो इस पॉसिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द पोजीशन ऑफ द मोनार्क है उसको उस तरीके से अरेंज किया है कि कभी ये डिक्टेटरशिप में टर्न ही नहीं हो सकता. You getting my point? Yes sir. ये नहीं हो पाएगा इस केस में. Okay. And sir, ये जो लॉक का कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का, सर इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को जगह दी है मगर राइट टू लाइफ को नहीं. बट इज राइट टू प्रॉपर्टी इतना इम्पोर्टेंट है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है एक्चुअली, वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो. ठीक है, बट सर राइट टू प्रॉपर्टी इज इट दैट मच इम्पोर्टेंट कि वो नेचुरल राइट की प्लेस में है? एंड अगर दिया भी है तो मतलब मुझे थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इट इज गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. अब अभिषेक, आशुतोष जवाब दो. सर प्रॉपर्टी ही तो मेन था पहले. नहीं, जवाब सेटिस्फाइंग आंसर दो अश्मिता को, ऐसे जवाब मत दो. सर ऑडिबल हूँ सर? वहाँ कैपिटलिज्म बहुत कैपिटल सर ये इसमें रखा गया था, क्या कहते हैं, एज अ जो भी अपर जो स्ट्रेटा के जो लोग थे ना, उन लोगों ने जानबूझ के राइट टू प्रॉपर्टी भी रखी, जिससे जो इंस्टीट्यूशन रिलीजन का था उनको भी हानि ना हो. उनके पास भी काफी जमीनें थी और इन लोग के पास भी बहुत सारी जमीनें ऊपर स्ट्रेटा लोगों के पास. तो इन लोगों ने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया गया नेचुरल राइट में कि ये भी एक रहेगा. ओके, आशुतोष. Sir, that was era of capitalism in West. So they wanted, even in US Constitution, there is a right to property. So capitalism का main criteria है property. So they cannot dilute that. And these philosophers were of that era only. तो अश्मिता सेटिस्फाइड हो या मैं आंसर दूं? आई एम सेटिस्फाइड. ये तो मैंने भी सोचा था, बट आई वाज जस्ट अमेज्ड कि ओके प्रॉपर्टी इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और फ्रीडम के बराबर आ रहा है. तो ठीक है, फाइन, आई गॉट द आंसर. ओके, चलो अब मैं वैसे आंसर दे देता हूं तुम्हें. जो साइकोलॉजी यूज करी गई है उस आर्ग्यूमेंट को प्रपोज करने के लिए और आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉक ने इस आइडिया को यूज किया कि अंडरस्टैंड करो कि मैं अपनी मेहनत, ठीक है, बाय माय हार्ड वर्क एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, आई एम टेकिंग द रिस्क, ठीक है, एंड आई एम डूइंग द हार्ड लेबर, आई एम रिलीजिंग सो मच ऑफ स्वेट, ठीक है, एंड इफ आई एम अर्निंग समथिंग, so I should have complete right on that my earning. समझे? ठीक है, you getting my point? जो चीज मैं अपनी मेहनत से कमाऊं, अपने इंटेलेक्ट से, ठीक है,
मेरे अपने इंटेलेक्ट से और मेरे हार्ड लेबर से so much sweat that what I'm doing, I'm investing by so much, I'm releasing so much sweat. So why should I not have the enjoyment of the fruit of my labor? I should enjoy it completely, and there should be no restriction on my enjoyment of my fruit of my labors. ठीक है, इस आइडिया से, ठीक है, मेरे मेहनत का फल सिर्फ मैं ही खाऊं, उस पे मेरा एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मैं बांट दूं एक अलग चीज है, मैं कमा के लाऊं, मैं उसको बांट दूं, ये एक अलग आइडिया है, ठीक है, लेकिन उस पे मेरा एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, या तो मैं पूरा खा जाऊं, या मैं पूरा रख के सड़ा दूं, या मैं पूरा बांट दूं, वो मेरे उस पर डिपेंड करेगा, राइट, लेकिन उस पे अथॉरिटी पूरी मेरी होनी चाहिए. आफ्टर एक्वायरिंग द अथॉरिटी, what I do with that authority or with that fruit, that is my will, वो मेरी will है. इसी के लिए उसको फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट के अंदर रखा गया है. You getting my idea? Yes sir, I got a point. Yeah. इसके लिए उसको अंदर रखा गया था, और वो टाइम भी था कि लोग मर्केंटलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे थे, वो पीरियड भी वही था, ठीक है. This was the time when the capitalism was gaining the strength. कैपिटलिज्म स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, और इंपॉर्टेंटली कैपिटलिज्म ही नहीं बल्कि एक न्यू एमर्जिंग क्लास थी, ठीक है, मिडिल क्लास, दैट वाज गेनिंग द स्ट्रेंथ इन दिस पीरियड ओनली. एंड आफ्टर गेनिंग द स्ट्रेंथ एंड आफ्टर एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ, they have realized the importance of wealth in the society, because the moment they got the wealth, their prestige has increased tremendously in the society. ठीक है. Yes sir. एक मूवी देखना होगा तो देख लो, द क्राइस ऑफ मोंटे कार्लो, उसमें तुम्हें आइडिया समझ में आएगा, ठीक है. इसी के लिए इसको राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया. ओके, हाँ, अब रही बात यूके की. यूके, द पीपल इन द यूके ऑलरेडी गॉट वेरी एनलाइटेड, बहुत एनलाइटेड लोग हैं वो लोग, ठीक है, बहुत एनलाइटेड है वो लोग. वो प्रोटेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई लॉ से उनका राइट कर्टेल हो रहा है, दे प्रोटेस्ट. एंड यूकेस, द पीपल हु आर रिप्रेजेंटेड इन द यूकेस पार्लियामेंट, they listen to them, their demand. हमारे यहाँ की तरह नहीं है, भोगते रहो, हम बताएंगे तुम्हें हम क्या करेंगे, तो मोदी जी क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है. You getting my point, all of you? So यूके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल ने नहीं क्रिएट किया. यूके मोनार्क था, कंटिन्यू हुआ, शिफ्ट ऑफ पावर हो गया, वो एक अलग चीज है, ठीक है. इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है वहां पे राइट्स है, लेकिन वो भी कब तक है, जब तक लॉ है. जब लॉ नहीं भी है तो भी है, लेकिन लॉ बना तो फिर वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा. एब्सेंस ऑफ लॉ ऑन सम राइट्स कैन फंक्शन. इसके लिए वहां पे लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली भी लग सकता है, यहां नहीं लगता है, ठीक है. फर्स्ट थिंग, ओके. And I'll come to the discussion on the Indian politics. जैसे कि आप लोग अक्सर पढ़ते हो कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है, ठीक है. बेसिकली हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है, वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, ठीक है. वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का आइडिया आता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से, ठीक है. और हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है उसका आइडिया आता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट. अब बहुत अजीब सी बात है कि इंडिया एज अ नेशन वॉज इन द कॉन्टिन्यूटी, तो हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों भाई. इंडिया एक हमेशा से नेशन इन कॉन्टिन्यूटी है. इंडिया इज मच ओल्डर देन, एज अ नेशन इज मच ओल्डर देन यूके, एंड डेफिनेट यूके तो मतलब यूएस से तो ओल्डर है ही है, वो यूके से भी ओल्डर है एज अ नेशन, एज अ सिविलाइजेशन, ठीक है. एज अ नेशन भी ओल्ड है, एज अ सिविलाइजेशन भी ओल्ड है. फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या की जरूरत पड़ गई, ठीक है.
और यूएस जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, एक नई कंट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा क्या हुआ, या फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, या फंडामेंटल राइट्स में आप किस चीज को पाते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, या कॉन्स्टिट्यूशन एज सच का साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास। क्लास अच्छी जा रही है, मजा आ रहा है पढ़ने? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर फाइंडिंग इट बोरिंग? कितने लोगों को बोर लग रहा है? श्रवणी इज फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, और अदर भी है, पर श्रवणी का मैं पूछूंगा। श्रवणी, अनम्यूट। अच्छा, श्रवणी ऑन करके सो गई है कि सर को लगे कि आई अटेंडेड द क्लास। ठीक है, गुड, ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लास Very good, sir. ओके, हु इज दिस? Sir, Asif. आसिफ। और कौन? अच्छा, और किसको क्लास बहुत बोरिंग लग रही है? और कोई है? Sir, I have one question. हाँ प्लीज। Sir, अगर एब्सोल्यूट राइट्स अगर किसी इंडिविजुअल को मिले, इसका मतलब वो कोई राइट ही नहीं है। लेकिन अगर हाँ, राइट होता है, मतलब, लेकिन हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट हाँ, राइट तुम्हारे केस में हो, सामने वाले के पास भी अगर एब्सोल्यूट राइट हो तो तुम्हारे पास कोई राइट ही नहीं है। एग्जैक्टली तो हाँ। तो सर लेकिन अगर वही एब्सोल्यूट राइट किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट्स नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? एब्सोल्यूट उसको दे दिया तो तुम्हारे पास तब भी कुछ भी नहीं बचा। अब इंस्टीट्यूशन के Okay. पास चला गया ना एब्सोल्यूट। जी सर, दैट मीन्स सर कि दैट माय राइट्स और इन यूके द राइट्स आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट? नॉट एक्चुअली, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। लॉ उससे बहुत ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर will be made and will be removed as per the procedure established by law. तो rule of law actually बहुत important है, not the rule of prime minister, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा प्यादा है लॉ के अंदर। लॉ एब्सोल्यूट, लॉ पावरफुल है। Yes, now can British Parliament amend that rule of law? What रूल ऑफ लॉ को अमेंड करके क्या करेगा? नहीं सर, मतलब एब्सोल्यूट अगर वो डिक्टेटरशिप पे जाना चाहे, नहीं, उसकी अगर उसे लगेगा तो जा सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ अब वो बहुत, मतलब वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, या इतना उसका जो है एक्सेप्टेंस का लेवल है कि वो दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम हिटलर को ले लें, तो हिटलर रूल ऑफ लॉ था, हिटलर के टाइम पे रूल ऑफ मैन हो गया, ठीक है। फिर अगेन वापस से देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। रूल ऑफ लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ जो होता है वो कैसा होता है कि कोई भी लॉ एक इंडिविजुअल पास नहीं कर सकता, राइट, है ना। कहीं पर भी पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लॉ किसी इंडिविजुअल ने बना दिया? ऐसा देखा है आपने? नो सर। आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में हम इस चीज को नहीं देखते हैं, ठीक है। अब वो नॉर्थ कोरिया वाली बात अलग है, ठीक है, वो नॉर्थ कोरिया वाला भी बना लेता है। तो लॉ जो आप देखते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, किसी कोई इंडिविजुअल नहीं पास करता है, बल्कि उसको पास करने के लिए देयर इज अ मैकेनिज्म दैट वी हैव, ठीक है। हमारे पास में वेरियस मैकेनिज्म है जिसके तरीके से हम लॉ को पास कराते हैं। तब वो लॉ रूल में, जब वो बिल लॉ में तब्दील होता है, फिर उसमें एनफोर्समेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी है, वी हैव स्पेशल मेजोरिटी है, अलग अलग तरीके की अलग अलग मेजोरिटी है हम लोगों के पास, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो लॉ आप देख रहे हैं एज ए इंडिविजुअल या एक सिंगल एंटिटी देख रहे हैं, पर लॉ वैसे मत देखिए। लॉ को आप कैसे देखिए? इन केस ऑफ सऊदी अरब, में देखिए। हाँ, इन केस ऑफ सऊदी अरब तो फिर वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। वहाँ थियोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ क्या, वहाँ पे रूल ऑफ रिलीजन है, ठीक है। सर तो वो भी तो एक लॉ हुआ ना, वो भी तो रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं लॉ तो आएगा। है ही है, डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन लॉ का सोर्स क्या है वहां पे? रिलीजन है, बट लॉ वो का रूल ऑफ लॉ सोर्स नहीं है होगा। ना।
हर लॉ का सोर्स है ना कुछ। यस सर। लॉ कहाँ से बनाओगे? नेचुरल लॉ के केस में लॉ कहाँ से बना रहे हो? मोरालिटी से बना रहे हो, कस्टम से बना रहे हो, ट्रेडिशन से बना रहे हो। ठीक है, जो कस्टम और ट्रेडिशन ने कह दिया आपने उसी को लॉ बना दिया, आपने रिलीजन को इंक्लूड कर लिया उसी में, राइट। लेकिन सऊदी अरब या मुनार जो थियोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे सोर्स ऑफ लॉ इज रिलीजन। तो ह्यूमन को अगर लगे कि ये रिलीजन का ये पार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे कि वहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिंग 4 और हैविंग अ 4 वाइफ इज रिलीजियसली सैंक्टिटी है, वहां वो कभी एबॉलिश होगा? कभी नहीं हो सकता है वो एबॉलिश, इम्पॉसिबल है वो, इट इज नेवर गोइंग टू बी एबॉलिश। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि रिलीजन ने सैंक्टिटी दे रखी है उसे, रिलीजन सोर्स है उनके लॉ के बनाने का। लेकिन लॉ बनाता कौन है? किंग नहीं बनाता वहां लॉ। दिस इज अ रॉन्ग, आप लोग के अंदर ये नोशन अगर है कि किंग लॉ बनाता है, वहां पे लॉ किंग नहीं बनाता, शरिया काउंसिल होती है वहां पे। डू यू नो दैट द शरिया काउंसिल एग्जिस्ट इन द कोर्ट ऑफ द किंग? अगर जैसे अभी जो है मोहम्मद बिन सलमान, अगर उसे कुछ लॉ बनाना है तो मोहम्मद बिन सलमान किसके पास जाएगा? मोहम्मद बिन सलमान जाएगा शरिया काउंसिल के पास। काउंसिल उसके ऊपर असेस करके बताएगा कि रिलीजियसली ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल है तो सैंक्शन दे देगा, लॉ बन जाएगा उसके ऊपर। अगर वो नहीं देगा तो लॉ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट, वैसा नहीं कि उनके खिलाफ जाकर के लॉ बना देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लोग बगावत कर देंगे कि शरिया को नहीं माना। वहां शरिया पावरफुल है एक्चुअली, वो काउंसिल है बकायदा, नंबर ऑफ पीपल्स काउंसिल है वो। ठीक है, whose question was this? सर सलमान सर। सलमान। देन इट विल कवर अंडर रूल ऑफ लॉ ना, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रूल ऑफ लॉ तो हमेशा ही रहेगा। ओके। रूल ऑफ Okay, लॉ, sir. और डिक्टेटर ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया में पगला बैठा हुआ है, ठीक है, पागल है, लेकिन लॉ चल रहा है वहां पे भी। अब देखो, डिपेंड करता है कि लॉ कितना पावरफुल है। अब लॉ उस मैन के अगेंस्ट नहीं है, उस ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं है लॉ, पर बाकी लोगों के लिए लॉ है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी लोगों के लिए लॉ है, हाँ है लॉ, उसके लिए नहीं है। मतलब क्या है कि लॉ उस केस में सबके लिए रूल ऑफ लॉ होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कहने का, इसमें थोड़ा डिफरेंस है आपके अंडरस्टैंडिंग में, कि रूल ऑफ मैन भी है और साथ में रूल ऑफ लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है। लॉ एग्जिस्ट करता है हमेशा, एब्सोल्यूटनेस ऑफ लॉ है या नहीं है ये क्वेश्चन। जो एब्सोल्यूटनेस है लॉ का, कि लॉ ही एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में है। पर लॉ तो हर जगह रहेगा, रोल ऑफ लॉ तो रहेगा। ठीक है, गेटिंग इट? और कोई क्वेश्चन किसी का? नो? Sir, good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग Sir, श्रवण। Shravani. I got your message. हाँ, sir. You're traveling, where you're going? Sir, I've come here in Muzaffarnagar. In the college, sir, there's a committee visit here, so might be there for 2-3 days, then back to Delhi. मुजफ्फरनगर, अच्छा ये बाजू में है दिल्ली की? UP. हाँ मालूम, मुजफ्फरनगर, द प्लेस, राइट्स प्लेस। जी sir, yes sir. So we'll be back in 2-3 days, sir. That's it. ठीक है, नो इशू। हाउ इज द लेक्चर गोइंग ऑन? लेक्चर ठीक है? The lecture is going good, sir. Polity के concepts और basics और ज्यादा clear हो रहे हैं, so happy. You people are writing with something with you or not? मतलब कुछ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Where is मुस्कान? मुस्कान छुट्टी पे है? Okay. Who is Sneha over here? Okay, she might be the new. Okay. बाकी all things are good. ठीक है। अच्छा मुझे
खबर मिली है कि आप लोग टेस्ट नहीं लिख रहे हो, मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे हो। सर की तबीयत खराब है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। करो करो, आने ही वाला है टाइम। चलो, टेक केयर, ओके। If anybody have any question, then you can ask. Otherwise, we'll end the class. Okay. All good? Chalo, wait. Take care.